ड्रग की जो सप्लाईज है या इलीगल प्रोडक्शन है, सप्लाईज हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग है, उसका भी बड़ा रोल है। जब नशाखोरी यहाँ बढ़ने लगी तो हमें ये लगा कि ये नशे की समस्या है, लेकिन जो रेप पार्टी करने वाले अब बड़े स्मार्ट हो रखे हैं उनके तो डेडिकेटेड फोर्स का मतलब मेरा ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम को करें। नशाखोरी थी इतनी बिल्कुल नहीं थी, लगभग 1-2% थी। अभी तक मुझे नहीं लगता हमने ये वॉर शुरू करी है। ड्रग से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं सारी हिमाचल प्रदेश के अंदर विराजमान हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 22% युवा चरस की चपेट में है, तो ओम प्रकाश का वहाँ रहना या ना रहना वो कोई मायने रखता नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस हिमाचल प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए कई बड़े बड़े दावे करती है। अब सवाल उन दावों का नहीं है, उन दावों के पीछे छुपी हकीकत का भी है कि उसमें टेक्निकल पॉइंट्स क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और स्पेशली हिमाचल प्रदेश में चुनौतियां क्या है कि हमारी क्या योजनाएं कमजोर पड़ रही हैं सरकार के समक्ष या फिर हमें कहीं और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। संवाद भारत की खास चर्चा में आज हमारे साथ ओपी शर्मा हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओपी शर्मा हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड के कन्वीनर भी रह चुके हैं और एनसीबी के अधिकारी भी रह चुके हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत। धन्यवाद। नशे की जब हम बात करते हैं या नशे जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं, लोग सिर्फ इसमें सामाजिक कारण ही देते हैं कि बच्चे को हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, बर्डन हो। आपने क्या पाया, क्या गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उनके लेवल पर कहीं कमी रह जाती है क्या? देखिए, ड्रग अब्यूज़ का जो प्रॉब्लम है नो डाउट ये बढ़ रहा है और ये बहुत ही संवेदनशील हो चुका है आज की डेट में। लेकिन एट द सेम टाइम जो ड्रग की जो सप्लाईज हैं या इलीगल प्रोडक्शन है, सप्लाईज हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग है, उसका भी बड़ा रोल है। डिमांड और सप्लाई ये दोनों चलता है। समाज में डिमांड है तो सप्लाई भी हो रही है। सप्लाई वाला जो पहलू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए जितना भी तंत्र हमारा काम करता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या स्टेट के अंदर, आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के अलावा ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका एक भाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लाईज को ख़त्म करने का भी और नीति निर्धारण को करने का भी। तो ये समग्रता से इसको हमें देखना है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो जितनी कैपेसिटी, जितना हमारे विभाग सक्षम है उतना काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत करने की आवश्यकता है क्योंकि ये समस्या हमसे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आप एनसीबी के अधिकारी भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे आपके जीवन के अनुभव भी जानना चाहूंगी कि किस तरह के लोगों को आपने पकड़ा है और चुनौतियां हमारे पास क्या हैं जब भी हम इस तरह के, आपने कहा कि सप्लाई पर इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने क्या पाया अपने जितना भी आपका अनुभव रहा एनसीबी में? देखिए, 2002 से लेकर के 2007 तक मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कार्यरत रहा और पंजाब, हिमाचल, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ और इसके अलावा मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर का एडिशनल चार्ज भी था और ऑपरेशंस जो थे वो मेरे पास थे, उसका दायित्व मेरे पास था। तो उसमें ज़्यादातर फोकस जो मेरा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और इंटरस्टेट लेवल के जितने भी ड्रग नेटवर्क्स थे उनके ऊपर काम करने का था। अवैध खेती जो बहुत सारे उत्पादन को जन्म देती है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उसके ऊपर था। नो डाउट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। डिमांड रिडक्शन एक्टिविटीज़ में मुझे अभी भी याद है, हमने रिज से पहली जो रैली वो हम ही ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त तत्वाधान में हमने निकाली थी। AK पुरी साहब मुझे बहुत अच्छी याद है, DS मनहास साहब बहुत बड़े संवेदनशीलता से वो काम करते थे। हमने उस वक्त ये सारी रैलीज निकालना और पेंटिंग कंपटीशन करवाना वगैरह, डिक्लेमेशंस करवाना। सवाल एक और है, आपने कहा कि रैलीज निकालना, डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स करवाना, ये तो वर्तमान समय में भी हो रहा है और पहले से ही सरकारें और पुलिस प्रशासन या एनसीबी ये काम करती रहती है। क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? नहीं, 2003 में जब हमने सबसे पहले हमने शुरू किया, उससे पहले तो ये कार्यक्रम होते ही नहीं थे। तो डिमांड रिडक्शन, हालांकि उस वक्त देखिए हिमाचल प्रदेश में नशे का जो अब्यूज़ था, नशाखोरी थी
इतनी बिल्कुल नहीं थी, लगभग 1-2% थी। तो उस वक्त हम एंटिसिपेट करते थे कि अभी अवेयरनेस कैंपेन्स हमको लॉन्च करनी चाहिए और वो शुरू करी। लेकिन धीरे धीरे आज 21 साल हो गए हैं उस बात को शुरू किए हुए हैं, आज भी हम उसी तरह से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमको अपने तौर तरीके, अपनी पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके, अपना टेक्निकल नो हाउ, कैपेसिटी बिल्डिंग, हमको ट्रेनिंग्स, डेडिकेटेड फोर्सेस को तैयार करना, हमको अभी वर्तमान में जो चुनौती है उसके परस्पर हमको सामने खड़े होना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर के ये वॉर शुरू होगी। अभी तक मुझे नहीं लगता हमने ये वॉर शुरू करी है। नशा निवारण बोर्ड में हमने एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए थे, चाहे वो सर्वेज हों, उसको करने की बात हो, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि स्केल क्या है, कितना अल्टीमेटली नशा किस स्केल पे है। सभी कहते हैं इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे हमको ये सब पता होना चाहिए कि कितना है, ताकि हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाए। हिमाचल प्रदेश से पहले पंजाब के विषय में कहा जाता था कि उड़ता पंजाब। अब हिमाचल प्रदेश के विषय में भी लोग कहने लगे हैं, हमारी सरकारें कह रही हैं, जो विभिन्न राज्यों से व्यक्ति आते हैं वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी समस्या नशा है और इसको खत्म करना ये बहुत जरूरी है। हिमाचल में ये चीजें कैसे आई? आपको क्या लगता है कौन से कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे? देखिए, हम जब नशाखोरी यहाँ बढ़ने लगी तो हमें ये लगा कि ये नशे की समस्या है। लेकिन 2002 से जब हम एनसीबी में थे तो हम जब सर्वे करते थे, डिस्क्रीट यानी कि सीक्रेट सर्वेस हम करते थे, तो हमें लगता था कि ड्रग के उत्पादन का एक बहुत बड़ा वो था, एस्पेक्ट था जो हिमाचल में था। और देखिए, वर्तमान के अंदर हिमाचल प्रदेश में दुनिया की ड्रग से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं सारी हिमाचल प्रदेश के अंदर विराजमान हैं। आप ये सोचिए, इसका मतलब है ड्रग की समस्या हिमाचल प्रदेश में इवन पंजाब से भी ज़्यादा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? पंजाब में अवैध खेती भांग की नहीं होती है, ओपीएम की नहीं होती है, ये एस्पेक्ट हमारे यहाँ है। पंजाब में इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल हब नहीं है जितना हमारे यहाँ है। वहाँ से भी कुछ ना कुछ अवैध ट्रैफिकिंग, डाइवर्शन जो है वो लीगल उससे चैनल से इलिसिट चैनल्स में हो रहे हैं। तो वो उपलब्धता में तो वो भी कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं ये फैक्टर। तो आप देखिए, चाहे अवैध खेती हो, उसका उत्पादन हो और उसकी तस्करी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल से साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की जो प्रोडक्शन हो और उसका अवैध डाइवर्शन हो, बाहर से हिमाचल के अंदर और हिमाचल से बाहर जो ट्रैफिकिंग है, यहाँ का जो उत्पादन है वो, उसके बाद ड्रग एब्यूज़, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है इसका जो फॉल आउट है, जो इफ़ेक्ट है, जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनके लिए हमारे पास अभी भी प्रॉपर डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं है। और रीइंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन की तो बात आप छोड़िए, वो तो हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं उसके ऊपर। चलिए, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले आपने कहा कि भांग की खेती को लीगलाइज करने की बात अब हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि आपने पंजाब का भी उदाहरण दिया कि वहां पे लीगलाइज नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा साधारण शब्दों में लोगों को भी समझाएं कि इससे हमें बेनिफिट क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे। देखिए, भांग की रेगुलेशन या इसको नियंत्रित तरीके से इसकी खेती करवाना बिल्कुल एक कमर्शियल और बेनिफिशियल एक्टिविटी है। एक फ़ायदेमंद वाली बात है कि हम इससे और कितना बिजनेस हम इससे निकाल सकते हैं। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि जहां प्रदेश के अंदर लगभग 22% युवा चरस की चपेट में है, बहुत सारे फॉरेनर्स और बहुत सारे जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इसी के चक्कर में घूमते हैं, ठीक है। तो इसका सेवन भी है, और ये समय के बाद जब कोई एडिक्ट हो जाए या इसके ऊपर निर्भर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी मेंटल डिजीज़ के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चुनौती है, लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में इसको रेगुलेट करके यदि हम बिजनेस करते हैं तो नो डाउट प्रदेश को बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए, एक वैकल्पिक परियोजना की हम बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, इसको एडीपी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको ऑफिस ऑन यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम में, इन्होंने थाईलैंड में, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया। और मैंने भी मलाना विकल्प, चौहार विकल्प और चुरावरी कोऑपरेटिव, ये ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैंने वॉलंटरली गठन किया हुआ है ना। ये इसी दृष्टि से किया गया था कि भांग और अफीम इन दोनों तरह की, ये क्योंकि ये कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसको
नशे का उत्पादन ये ना करें, वहाँ से इनको मेन स्ट्रीम फार्मिंग में लाने के लिए हम लोग एग्रो हॉर्टिकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, उनको ट्रेन करें, उनके लिए हम बहुत सारी सुविधाएं तैयार करें, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दें, तो उस पर हम ये काम कर सकते हैं। तो एक तो ये हम ऑल्टरनेटिवली उन लोगों का, उन किसानों का हम विकास कर सकते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम फार्मिंग में आ जाए। दूसरा ये है कि भांग के आधार पे ही यदि कोई उद्योग आते हैं, औषधियों के उद्योग आते हैं, कोई दूसरे उद्योग आते हैं, तो सरकार को डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रयास है। पिछली सरकार का भी प्रयास रहा, अब की सरकार में तो बहुत आगे बढ़ गई है ये सरकार। मैं धन्यवादी हूँ सरकार का कि वो इसमें बहुत इंटरेस्ट, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी बहुत इंटरेस्ट इसमें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक वैकल्पिक एक तरीका हो सकता है। एक सिक्के के ओपीजी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आता है हमारे पास सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक तो आपने समझा दिया कि इस तरह से हमारे प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बेहतर है, किसानों के लिए भी बेहतर है। लेकिन आप जरा ये बताइए कि अगर इससे किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान क्या होंगे इसके? क्या आपने ये भी एनालाइज किया? क्योंकि काफी लोग ये तर्क दे रहे थे कि अगर भांग की खेती लीगलाइज हो गई तो प्रदेश के युवा नशे की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, या कुछ इस तरह के और भी तर्क दिए जा रहे थे। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई ऐसे पुख्ता सर्वे हैं कि कितना एक्सटेंट जो है भांग की खेती का है और ओपियम की खेती का है। पहले तो हमको ये देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रसार है। लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से चरस का उत्पादन करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और इसके ऊपर इंटरस्टेट इंटरनेशनल लेवल के ड्रग नेटवर्क्स भी इसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि भाई कितना स्केल है। अब हमको ये अगर पता लग गया तो उसके बाद फिर हमको ये देखना है कि ये कितनी बड़ी चुनौती हमारी उस लीगल इंडस्ट्री के लिए कल को समय में आने वाली है। देखिए, दो तरह से चैलेंजेस हैं इसके। एक, ये रेवेन्यू के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो औषधि जिस भांग के कैनबिस के ऑयल से बननी है, जिसमें THC कंटेंट जो नशीला पदार्थ है, तत्व है, जिसके ऊपर आधारित है, वो इंडस्ट्री अगर आप वैध तरीके से लगाते हैं और अवैध तरीके से वही चीज़ पहले से कहीं तैयार हो रही है और वो मार्केट में फ्लोट होगी, तो जैसे कि शराब में भी अवैध शराब जो है वो जो ठेका और जो दूसरे जो लाइसेंस्ड लोग हैं उनकी सेल्स में जो है ना वो बहुत घाटा कर देती हैं, सिंपल वर्ड्स में। इसी तरह से ये भी करेंगे तो हमारी सेल्स का क्या होगा, हमारे रेवेन्यू का क्या होगा। तो एक तो ये चुनौती है। दूसरा ये है कि नशीला पदार्थ जहां भी होता है उसकी तस्करी करने के लिए लोग पैसा कमाने के लिए, रातों रात अमीर होने के लिए किसी भी तरह के मोडस ऑपरेंडाई जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो वो चुनौती सरकार के सामने रहेगी कि क्या ऐसा डाइवर्शन तो नहीं होगा, और यदि होगा तो आपके पास उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या क्या उठाए। मुझे लगता जो कमेटी अभी रिपोर्ट भी बना रही है, या जो अभी रिपोर्ट आई है, इसके बाद संबंधित विभाग इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये काम तो करना ही पड़ेगा। आपने अपनी बातचीत में एक शब्द इस्तेमाल किया था और एक जगह का नाम लिया था, वो है मलाना। मैंने युवाओं से काफ़ी बार सुना है, युवा भी काफ़ी बातचीत में, चाहे मजाक हो या कैसे भी कहते हैं कि मलाना क्रीम। अब ये मलाना क्रीम का जिस तरह ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, युवा इसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जंजीज हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवा किस दिशा में जा रहा है और गवर्नमेंट लेवल पर कहाँ कमी देखते हैं आप? क्योंकि सरकार या पुलिस तो अपना काम वो कहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन कमियां कहाँ रह जाती है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं? देखिए, इस विषय को समग्रता से अभी तक देखा नहीं गया है। नशा निवारण बोर्ड की स्थापना इसी दृष्टि से की गई थी। ये एक किस्म का ये व्यवस्था परिवर्तन था। अभी नशा निवारण बोर्ड काम नहीं कर रहा है। अन्यथा नशा निवारण बोर्ड की बैठक में, प्रथम बैठक में ये तमाम बिंदुओं को हमने कंसिडर किया था, और उसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड नशा निवारण नीति को उसमें हरी झंडी मिली थी, और उस नीति को मैंने लिखा और उस नीति को सरकार ने नोटिफाई भी कर दिया हुआ है। तो एक पहलू को ना देखते हुए आपको समग्रता से जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक एक काम नहीं होने वाला है, हम लोग पीछे ही रहेंगे। नीतियां बनाने की बात तो सरकार करती है, वो नीतियां, उनका एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाता है, लेकिन वो विजन कभी धरातल पर नहीं उतर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने भी देखा कि अभी पुलिस ने एक प्रधाव कार्यक्रम चलाया था। अब उस प्रधाव की क्या स्थिति है, ये ना तो अब पुलिस के अधिकारी बात करते हैं, ना या फिर आपका काम इतना ही था कि आपने डिक्लेमेशन कंपटीशन करवाना था और आपका प्रधाव खत्म हो गया।
नहीं, प्रभाव का जो कंसेप्ट था, जितना मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो इसमें एसोसिएट नहीं किया गया था। वैसे इनिशियली मुझे एक इनविटेशन मिला था, लेकिन मैं क्योंकि तीसा में था, बहुत दूर था, तो मैं पहुंच नहीं सकता था, तो अन्यथा मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता। नो डाउट किसी भी तरह का प्रयास हो, मैं कहता हूं कि कोई भी विभाग, एटलीस्ट जो संबंधित विभाग हैं, कोई तो प्रयास करें। इस प्रदेश में तो प्रयास ही नहीं हो पा रहे थे, तो ये प्रयास है, ये बड़े स्वागत योग्य हुआ। अब उसका थीमेटिक इवैल्यूएशन हुआ या नहीं हुआ, वो कहाँ तक बात पहुँची, हमने कितने उद्देश्यों को, है ना, हमने कितना सफलतापूर्वक हमने उसको वो किया, ये थोड़ा एनालिसिस हमको हमेशा करना चाहिए। देखिए, जो इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी भी जो मैंने लिखी है, उसमें एक मैंने लास्ट में ये लिखा है कि इस पॉलिसी को 5 साल इम्प्लीमेंट करने के बाद, मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसको दोबारा से उसका एनालिसिस किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाना चाहिए। क्यों? हम तो पार्टी हैं, वी आर इंटरेस्टेड पार्टी, हम तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, हम तो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हम उसका उतना हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इवैल्यूएशन कोई करे, थर्ड पार्टी कोई करे, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन करे, ताकि हमको अपनी कमियों का आभास हो, और जो कमियां हमारे पास हो वो सरकार के समक्ष रखी जाए। जो रेक्टिफिकेटरी मेजर्स हैं, हम उनको फिर अडॉप्ट करें और उनको दोबारा से पुनः उनको इम्प्लीमेंट करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो ये यहीं पे थोड़ी कमी रह जाती है कि हिमाचल में आपने भी देखा होगा कि पहले लोग रेप कल्चर को जानते भी नहीं थे, हालांकि ये टर्म हिमाचल प्रदेश के लिए नया था। अब ये टर्म हिमाचल प्रदेश में भी आम होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की रेप पार्टीज कर भी रहे हैं। तो पुलिस इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज चल रही है, पुलिस के पास सूचना भी होती है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता। नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि रेप पार्टीज की सूचना मिलती है और उस पर एक्शन भी होता है, लेकिन जो रेप पार्टी करने वाले अब बड़े स्मार्ट हो रखे हैं, वो नई नई जगह ढूंढते हैं और समहाउ कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीकेज भी होता है। देखिए, हमको ये बात मानना पड़ेगा, जो हमारी कमजोरी है उसको हमें मानना पड़ेगा। एक तोशकुटला एक जगह है, 2004 में वहाँ पे हमने एक दबिश दी थी, और वहाँ पे गॉर्डन नाम का एक विदेशी जो था, वो वहाँ पे रेप पार्टीज करता था। सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन अलाउड नहीं था, और वहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी को हमने जो रिकवर करा था वहाँ पे। कुछ दुर्भाग्य रहा मेरा कि वो जो गॉर्डन था, वो उसको पहले भनक मिल गई और वो वहाँ से फरार हो गया, वो देश को छोड़ करके निकल भी गया। लेकिन वो बहुत सारी इनपुट्स इनसाइट्स हमको वैसे मिली। तो इस तरह से यदि आई थिंक हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके ऊपर यदि डेडिकेटेड तरीके से इसके ऊपर काम करें, तो ये कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। हिमाचल इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट। हम तो सिर्फ 6 लोग थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, हर प्रदेश में जाते थे जो जुरिस्डिक्शन में थे, उनकी वहाँ की पुलिस या बीएसएफ को साथ लेकर के हम अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते थे, दबिश देते थे और हम लोग सक्सीड करते थे। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, डेडिकेटेड। हमें डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आपको नहीं लगता, या फिर आपको ये लगता है कि अभी जो काम किया जा रहा है वो डेडिकेटली नहीं किया जा रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ। अभी हम लोग पीस मील में हम एफर्ट्स कर रहे हैं। अब देखिए ना, नशा निवारण बोर्ड ने इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई, तो अभी हमारा क्या काम था, उस पॉलिसी को हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसमें ओम प्रकाश का वहाँ रहना या ना रहना वो कोई मायने रखता नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, सरकारें भी आती हैं, नई सरकारें आती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को जो पॉलिसी जो सरकारों ने दी है उसको इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। अब वो कैसे हो, इसी को यहाँ पे डेडिकेशन की बात आती है कि हमको डेडिकेटेड जो हमारा जो वो होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए, वो 2 तरह से होना चाहिए। एक तो हम जब काम करते हैं तो उसमें हमारा बड़ा मानवीय संवेदना से ओत प्रोत होकर के हम बड़े डेडिकेटेड मैनर में, ईमानदारी से हमको काम करना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक, क्योंकि इसमें एलोरमेंट है, इसमें एडवेंचर है, इसमें थ्रेट टू लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें इन्फॉर्मेशन के लीकेज होने का बड़ा चांस है, आपके जो ऑपरेशन से सबोटाज हो जाते हैं, एंड टाइम पे जान जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो डेडिकेशन तो जरूरी हमारे अमले के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ऊपर है, वो ये है, जब इतनी बड़ी समस्या है हमारे पास, एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी समस्या हमारे पास है और हम उससे त्रस्त हैं, तो हमको डेडिकेटेड फोर्सेस भी तैयार करनी चाहिए जो बिल्कुल सिर्फ इसी काम को करें। मुख्यमंत्री ने हालांकि ऐलान भी किया था, जब ये नशा निवारण की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला में भी कहा था कि अब इसके लिए कमांडो फोर्स का गठन भी किया जाएगा। ये तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि हमारे पास अगर
कमांडोज, यानी कि कमांडोज का मतलब फिजिकली ट्रेंड, मेंटली ट्रेंड ऐसे लोग होंगे, और उसके बाद फिर वो लीगली भी उनको ट्रेन करना होगा, वो बड़ा संभव है, संभावना है। उन्होंने 1200 की फोर्स की बात करी है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास इतना डेडिकेटेड फोर्स होगा, लेकिन उसमें ना एक टर्म आया। अब खैर उनके सलाहकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, या उनके जहन में कोई बात आई होगी तभी उन्होंने कहा होगा कि वो टूरिज्म पुलिसिंग भी करेंगे, शायद ऐसा भी था मेरे ख्याल में, है ना। तो वो फिर यहीं पे ही तो डाइल्यूट हो जाता है एफर्ट थोड़ा सा, मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है ना, कि डेडिकेटेड बने, ड्रग प्रिवेंशन मैकेनिज्म डेडिकेटेड मिशन मोड में, और पूरे प्रोग्राम को लेकर के 5 से 10 साल के लिए उसको काम को किया जाए, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाए उसके। तो डेडिकेटेड फोर्स का मतलब मेरा ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम को करे, आपने वो फिर दूसरे काम न करे। हिमाचल प्रदेश में जब रिहैब सेंटर्स की बात होती है तो कई लोग इससे बाहर निकल पाते हैं, और स्पेशली हमारे युवा इससे बाहर निकल पाते, कई नहीं निकल पाते। अब जो रिहैब सेंटर में क्या होता है, किस तरह की सुविधाएं रहती है, आपको कमियां वहां क्या लगती हैं? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास लगभग 75-80 ऐसे NGOs के द्वारा या प्राइवेटली रन डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। कुछ इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इरकाज जिसको हम कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलते हैं। 90% 10% रेशो में उनका फंडिंग होता है, ठीक है। तो 5-6 ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम करने के तौर तरीके हैं, जो अभी तक जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, वो चल तो रही हैं, काम उस पर कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और अधिकतर जो डी एडिक्शन सेंटर्स NGOs ने जो बॉर्डर एरियाज में लगाए गए हैं, वहाँ पे पिटाई और थोड़ा वायलेंट तरीके से, और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का ना होना। अच्छा, एक सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रदेश के अंदर ये भी है, हमारे पास 26 से 28 साइकेट्रिस्ट ही हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो आपको सारे अपने हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल्स, जोनल हॉस्पिटल्स, जहाँ पे इनकी तैनाती है साइकेट्रिस्ट की, आपको वो सब देखने हैं। उसके अलावा आपको डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए भी उनकी सेवाएं चाहिए, तो ये पर्याप्त संख्या हमारे डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की नहीं है, ठीक। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अब जहाँ तक काउंसलर्स हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो कितने हैं और वो कितनी शिद्दत से, है ना, वो कितनी स्पिरिट से उसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति नशे से बाहर आना चाह रहा है, वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, ये बहुत बड़ा विषय है। और फिर एक और इसमें चैलेंज है कि आपने उसको डी एडिक्ट कर दिया, आपने उसको डिटॉक्स कर दिया, ठीक है, और आपने उसको 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 2 महीने लगे, हो सकता है कोई 15 दिन में भी ठीक हो गया। जब वो वापस गया तो क्या वहाँ पे सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी, क्या वो सोशल एनवायरनमेंट वही है, क्या उसके परिवार में कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो उसमें वो नशे की तरफ प्रवृत्ति बढ़ गई? अगर वो सर्कमस्टांसेस वहाँ पे अस्तित्व अभी भी बरकरार हैं, वो बालक, वो बच्चा कभी भी नशे से बाहर नहीं आ सकता है, वो रिलैप्स होगा, और रिलैप्स के बाद पुनः वो दोबारा डी एडिक्शन सेंटर में यदि संभावना हुई तो जाएगा, नहीं तो वो उसी से जूझेगा। तो देखिए, पूरे ग्लोबली 75% जो ड्रग डिपेंडेंट्स हैं, दे हैव नो एक्सेस टू डी एडिक्शन सेंटर, डी एडिक्शन सर्विसेज। यानी कि 75% जो ऐसे मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स हैं, जो नशे की वजह से मेंटल हेल्थ पेशेंट बने हैं, उनकी एक्सेस नहीं है, अभी तक भी नहीं है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में रिहेबिलिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन मैं एक बड़ी मुझे खुशी हुई एक दिन कि वर्तमान सरकार में उन्होंने एक 3 फेज्ड एक मॉडल की बात करी, उसके लिए 55 बीघा ज़मीन भी ढूंढी जा रही है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे नहीं पता कि वो ज़मीन मिली या नहीं मिली। अब वो कब वो बनेगा, कब वो ज़मीन मिलेगी, कब वो होगा, कब ट्रीटमेंट शुरू होगा, वो 3 फेज्ड मॉडल जो है वो हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी इन्यूमरेटेड है। और वो एक मुझे लगता है कि एक किस्म का बड़ा प्रैक्टिकल उसमें सॉल्यूशंस डी एडिक्शन के क्षेत्र में मिलेंगे। प्रैक्टिकली आपने क्योंकि प्रैक्टिकल बात कही, और प्रैक्टिकली अगर हम युवाओं के इसमें रोल को देखें जागरूकता के पर्सपेक्टिव से, तो आपको नहीं लगता कि भाषण के अलावा भी युवाओं को एक्टिविटीज युवाओं से करवाई जा सकती हैं ताकि इस नशे पर हम कंट्रोल कर सकें? क्योंकि पुलिस तो इसके लिए अकेले सफिशिएंट नहीं है, या NCB इसके लिए अकेले सफिशिएंट नहीं है। देखिए, लीगल वे से वैसे भी आप ऐसी समस्या का जो एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक समस्या है या मेडिकल समस्या है, आप लीगल वे से इसका उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। प्रिसाइजली मैंने अगर अपनी जॉब भी छोड़ी थी
वॉलंटरली इसमें काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए अगर मैं आया हूँ तो ये मैं इसी वजह से आया हूँ क्योंकि जितनी इन्फोर्समेंट मैंने करी है, मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी इन्फोर्समेंट करी है। नियरली 100% मेरा सक्सेस रेट भी है प्रोसिक्यूशन में, ठीक है, जेल करवाने में लोगों, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 को जेल में करोगे 100 और पैदा हो जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है। तो हम जो मूल क्वेश्चन क्या था आपका कि युवाओं को चैनलाइज किस तरह हम कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड डी एडिक्शन ड्रग प्रिवेंशन जो पॉलिसी है, नशा निवारण नीति जो प्रदेश की है, उसमें स्पोर्ट्स फॉर ड्रग फ्री हिमाचल एक पूरा कंसेप्ट लिखा गया है। यदि हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पैसा खर्च होगा नो डाउट, लेकिन अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश को दौड़ता हुआ, खेलता हुआ अगर प्रदेश बना देते हैं तो देखिए जैसे हरियाणा में लोगों ने स्पोर्ट्स को चुना है और वहाँ पे 22 में से मात्र 8 या 10 जिलों में ही ड्रग के अब्यूज का प्रेवलेंस रहा है, रुक गया है। वेयर एज पंजाब में कंपैरेटिवली 22 में से 18 जिले और कश्मीर जो डिवीजन है रेवेन्यू में, उसमें 10 में से 8 जिले नशे की गिरफ्त में हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं है। तो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, एनडीपीएस एक्ट की भी हम बात करते हैं जब नशे की बात आती है, तो एनडीपीएस एक्ट में कहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें संशोधन करने की बात है। देखिए कुछ बातें उठती रही हैं, पंजाब में भी उठी कि साहब एग्जीक्यूट कर दो, जिसके पास नशा मिलता है उसको बस ख़त्म कर दो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेथ सेंटेंस दे दो, ऐसे कर दो, है ना, इस तरह की बातें। एनडीपीएस एक्ट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, रिमेंबर, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव कतई नहीं है। ये जो इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ, ये समग्रता से एनडीपीएस एक्ट को सामने रखते हुए लिखी गई है। इन लाइन विद द एनडीपीएस एक्ट, द नेशनल लॉ, इन लाइन विद दैट इसको बनाया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब ही हमें ये पता चलेगा कि क्या हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट ही ना करें तो हमने तो फेल ही होना है, ठीक है ना। कानून जितने मर्जी बना लीजिए, आप कल भी एग्जीक्यूशन के लिए चले, हम कहते हैं कि ठीक है जी आप गोली मार देंगे जी, ठीक है। सवाल ये है कि अगर आप कमजोर केस बनाएंगे, आपसे केस नहीं बन पाएगा, साक्ष्य नहीं जुटा पाएंगे, ठीक है, तो वहां तक तो आप पहुंचाएंगे नहीं। अब सेक्शन 31A है एनडीपीएस एक्ट का, 31 है, उसमें रिपीट ऑफेंडर के लिए इसमें मृत्यु दंड की ऑलरेडी प्रावधान है। तो इसमें कोई संशय नहीं ये कहते हुए कि ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, इसमें संशोधन की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में इसको अच्छी तरह से समग्रता से अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भी बात करता हूँ। छोटी सी बात है, 2010 में मुझे मौलाना विकल्प की तरफ से ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर अपना वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 12 स्टेटों के सभी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया था और उसमें मैंने ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बात की थी, किस तरह से आप चरस और अफीम की खेती को हटा सकते हैं, कैसे, बाय लीगल मीन्स, ऑल्टरनेटिव डाइवर्सिफाइड एग्रो हॉर्टिकल्चर मीन से कर सकते। तो उसमें इतनी तालियां बजी, इतना अप्रिशिएट हुआ, डीजीएनसीबी मुझे कुल्लू ले गए, हमने उस बात को और भी समझा, ठीक। वो बात वहीं की वहीं रह गई। मैंने एक प्रोजेक्ट भी मौलाना विकल्प की तरफ से लिख के दिया, किसी ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज 11 साल के बाद बड़ी खुशी की बात है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन हुआ है भारत सरकार के अंदर। एक सवाल आपसे और भी, क्योंकि जब हम नशे की बात करते हैं तो भांग और अफीम, आजकल हिमाचल प्रदेश में इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बच्चे चिट्टा ले रहे हैं, कुछ और तरह के ड्रग्स, कोई इंजेक्शन ले रहा है, तो इस तरह के इसके लिए क्या हो सकता है प्रिवेंशन? बात तो हमको करनी पड़ेगी। जब आप नशे को खत्म करने की बात करते हैं, व्हेन यू से वाइप आउट ड्रग, या व्हेन यू से कि टू इरेडिकेट ड्रग मीनेस, तो आपको हर तरह के नशे की बात करनी पड़ेगी। आपको समग्रता से विचार भी करना पड़ेगा और समग्रता से अपनी नीतियों को, अपने कानून को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि साहब आपने सिर्फ चिट्टे की तरफ ही उसको उधर ही इम्प्लीमेंट करना है और भांग और अफीम को वो छोड़ देना है, तो आप नशा मुक्त कभी हो नहीं सकते हैं, है ना। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। चिट्टा नो डाउट, इसमें गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट जो साउथ उस तरफ से थाईलैंड, आपका म्यांमार है, अभी मणिपुर
एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो है ना सिंथेटिक ड्रग्स के, नहीं उसमें ओपियोइड भी है ना, ओपीएम के प्रोडक्शन। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से, जो पाकिस्तान की तरफ से, जो पंजाब में और इवन गुजरात तक, मुंबई में है ना, कोस्टल एरिया से भी और इधर से भी जो ये ट्रैफिकिंग ड्रोन से खास करके आजकल आ रही है। अभी कल भी बीएसएफ ने पकड़ा है उनको, एक किसी को अरेस्ट भी करा है उसमें। तो ये चुनौती तो सबसे बड़ी, और इसमें तो सीधा सीधा जो इंटरनेशनल जो लिंकेज है इसका, वो इसमें अभी नहीं, ये पहले से भी ये लिंकेजेस इस्टेब्लिश थे और हम लोग को ये पता था, हमने इस पर काम भी किया है ना। छन्नी है आपका नूरपुर वाला इलाका है, इंदौरा वाला इलाका है, वो सामने मिर्थल है, एक जगह है, वो लिंकेज है। एक बार कस्टम्स में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी जो पाकिस्तान से आई थी, है ना, लीगल चैनल से आई थी समहाउ। उसमें सेंधा नमक आना था, लेकिन वो पूरी ड्रग भेज दी उन्होंने, पूरा ट्रक उन्होंने भेज दिया, ठीक है। तो उस वक्त स्टडी करने की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि उसी में से कुछ सामान जो हिमाचल में भी आया। तो देखिए 1000 मीट्रिक टन हेरोइन का उत्पादन अकेले गोल्डन क्रीसेंट यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हो रहा है, और उनका टारगेट है भारतीय युवा को बर्बाद करने का। और पंजाब को ये कर चुके हैं, हिमाचल रास्ते में है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज संवाद भारत की खास बातचीत में ओपी शर्मा थे। हमने सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की, और उसमें हिमाचल प्रदेश में जब भी बात हो रही थी तो नशा सबसे बड़ी बुराई के रूप में उभर रहा था। लेकिन हमने बात की कि क्या सरकार स्तर पर कोई कमी है, या फिर हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, या फिर हमारी हिमाचल प्रदेश की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है। युवाओं को किस तरफ चैनलाइज करने की जरूरत है, तो ये सभी मसले थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।